तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा। कैसे दो भाइयों ने अंडरवर्ल्ड के 45 गैंगस्टरों को, शूटरों को ऊपर पहुंचा दिया। है ना बड़ी अजीब बात। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दोनों भाइयों ने अपने मुंह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी, आज से तकरीबन 18 साल पहले। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, जरा गौर से सुनना। खबरियों की दुनिया अंडरवर्ल्ड में बहुत ही अलग और बहुत इम्पोर्टेंट गिनी जाती। वो दौर था जब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की हुकूमत चलती थी अंडरवर्ल्ड में। सरकार की नहीं, पॉलिटिशियंस की नहीं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की। और हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के अपने चुनिंदा खबरी हुआ करते थे। असली नाम कुछ और होता था, लेकिन एक नाम बहुत कॉमन था। वो नाम था सलीम। तो जानबूझ के ये खबरी लोग अपना नाम सलीम रख लेते थे, क्योंकि सलीम बहुत ही कॉमन नाम है। हर मोहल्ले में आपको 50 सलीम मिलते थे। कौन सलीम, उनके आगे पर उनके सरनेम लगाने लग जाते थे। सलीम चोर, सलीम लगड़ा, सलीम कुत्ता, सलीम कुरला, सलीम चिपलून, सलीम लंबू, सलीम छोटू, सलीम चिकना, सलीम काला, सलीम छोटा, सलीम बड़ा। अजीब किस्म के नाम, लेकिन सलीम। फिर उसके बाद जो उनका कोई प्रोफेशन लगा लेते थे, सलीम सोना वाला, सलीम चूना वाला, सलीम साइकिल वाला, सलीम पित्तल वाला, सलीम चांदी वाला, इस किस्म के। लेकिन ये सलीम अपने आप में एक बड़ा मिस्टीरियस नाम हुआ करता था। ढूंढते रहो कि सलीम की बात कर रहे हो। अगर मरने वाले के परिवार को, जो साथियों को पता भी चल जाए कि ये मुखबरी खबरी सलीम नाम के व्यक्ति ने किया है, तो कौन से सलीम को ढूंढोगे? ये अपने आप में एक बहुत दिक्कत का काम हुआ करता था। शायद इसीलिए एक पुराना हमारा बहुत पॉपुलर एपिसोड था सलीम लंगड़ा का। उसका एक्सीडेंट में पाँव थोड़ा सा चोट लगी थी। ज़्यादा लंगड़ा कुछ नहीं था, नॉर्मली पता भी नहीं चलता था, लेकिन मशहूर हो गया सलीम लंगड़ा, क्योंकि थोड़े समय तक वो लंगड़ा के चलता रहा। वो गोदी चोरों की खबरें करता था, डीजल चोरों की कस्टम को खबर देता था, तो लोगों ने चोर उसका नाम भी डाल दिया। हालांकि उसने खुद कभी चोरी नहीं की, या शायद कभी एक आध को केस किया होगा, नाम पड़ गया सलीम चोर। सलीम लंगड़ा आदमी एक ही था, लेकिन बढ़िया इंसान था। वो एपिसोड आप देख सकते हो पुराना। खैर, आज हम जिस दो खबरियों की बात कर रहे हैं, उनमें से भी एक का नाम सलीम और दूसरे का, उसका भाई है, सका भाई, उसका नाम है सिराज। कहने को ये लोग कुछ और बिजनेस करते थे, लेकिन वो बिजनेस दिखावे का था। अंदर खाते ये लोग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को वांटेड गैंगस्टर्स ढूंढने में, उनका लोकेशन ढूंढने में, उनका पता लगाने में मदद करते थे। और इस किस्म के बहुत सारे खबरी हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास हुआ करते, डिपेंडिंग ऑन कि किस किस्म के क्रिमिनल की आपको तलाश है। कुछ क्रिमिनल्स डांस बार के शौकीन हुआ करते थे, उनकी खबरें डांस बार से मिल जाती थी। इस तरह से अलग अलग फील्ड में हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने अपनी एक खबरियों की आर्मी रखी होती थी। लेकिन कोई खबरी किसी को पब्लिकली ओपनली ये नहीं बताता था कि मैंने किसकी खबरी की है। लेकिन पहली बार 2006 में ये दो भाइयों ने
एक बड़ा खुलासा किया। मुझे याद है मैं डीएनए अखबार में था और उन्हीं दिनों में डी शिवानंदन पुलिस कमिश्नर थाना हुआ करते थे। तो एक शरण नाम के रिपोर्टर की एक कोई खबर छपी थी। पहला नाम क्या था मैं भूल गया। शरण इसलिए याद है कि मेरा भी एक कुलीग हुआ करता था रिपोर्टर, उसका सरनेम भी शरण था, तो इसलिए वो शरण मुझे याद रह गया। लेकिन ये कोई और लड़का होगा या लड़की होगी पता नहीं। शरण मुझे याद है, पहला नाम भूल गया। उसकी एक रिपोर्ट छपी थी जो मैंने पढ़ी थी उसी समय में कहीं 2006, 7, 8 में कहीं, जब मैं डीएनए में था। उसमें इस आदमी ने उनका एक डायलॉग कोट किया था जो मुझे आज तक याद है। पूरी खबर तो याद नहीं, आज तक याद है। वो था कि ये दोनों ने इस रिपोर्टर को कहा कि हमने 45 गैंगस्टरों को ऊपर पहुंचा दिया है। तो ये डायलॉग मुझे आज तक याद है। अब आप देखिए, एक खबरी को ऐसी स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी थी कि ये दो लोगों ने बहुत से गैंगस्टर की मुखबरी की या एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के कहने पे इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, मेहनत की, ढूंढा कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, रैकी सब पक्का बताया, तो उसके बाद उनका एनकाउंटर हो गया। तो इन दोनों भाइयों की दी हुई इंफॉर्मेशन से उनके कहने के मुताबिक 45 लोगों का एनकाउंटर हुआ, जो अलग-अलग एनकाउंटर स्पेशलिस्ट ने किया। किसी ने मुंबई में, किसी ने न्यू बॉम्बे में, किसी ने थाना में। अब खबरियों के जो पहुंच होती है बहुत दूर तक होती है, जहाँ से उनको कुछ पैसे मिल जाए, कुछ उनको सिक्योरिटी मिल जाए। शायद यही कारण था कि उनको न्यू बॉम्बे पुलिस ने बाकायदा आर्म्ड बॉडीगार्ड दिए थे दोनों भाइयों। उनकी सर्विसेज जो उन्होंने खबरें दी, और उसके बाद जब ये भाई मुंबई छोड़ के किसी चक्कर में ये मुंब्रा शिफ्ट कर जाते हैं, मुंब्रा थाना में पड़ता था तभी, तो इनको थाना पुलिस के कुछ बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को खबर दी। थाना में भी बहुत थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, उसमें कुछ और लोग मारे गए, तो इनको थाना पुलिस की सिक्योरिटी मिल गई। लेकिन अचानक एक दिन पुलिस ने इनका सिक्योरिटी कवर थाना में विड्रॉ कर लिया। इनको जो कार्बाइन वाला एक आदमी मिला था, एक दूसरा रिवॉल्वर वाला, पिस्टल वाला, वो वापस ले लिए। थाना पुलिस ने ये कहा कि इनके पास ऑलरेडी न्यू बॉम्बे पुलिस की सिक्योरिटी है, तो दो जगह से सिक्योरिटी देने का कोई मकसद नहीं है, तो वो वापस कर लेंगे। तो शिवानंदन साहब जो सीपी थे, उन्होंने ये इनकी सिक्योरिटी वापस ली और जो दोनों भाई बहुत नाराज हुए। इसके बाद उन्होंने प्रेस वालों से कांटेक्ट करना शुरू किया और पहली बार ओपनली अपने नाम बताए कि मेरा नाम सलीम है, मेरे भाई का नाम सिराज है और इनका सरनेम सरताज, सलीम सरताज, सिराज सरताज, इस किस्म के नाम। ये भी पता नहीं कि जो उनके असली नाम है या रखे हुए नाम है। इन लोगों ने जो खुलासे किए, जब पूछा गया आपने किन किन लोगों को मारा, बहुत से प्रेस वालों से बात की, इन्होंने बहुत नाराजगी दिखाई कि हम देश के लिए काम करते हैं। अब एक क्रिमिनल छोटा मोटा एक आध कत्ल किया, चोरी चकारी किया, उसको जान से मार दिया गया, क्या इसको आप देश सेवा कहोगे? इनका कहना कि हमने तो देश सेवा की, हमने पुलिस की मदद की, हमने अपनी जान को दोज़ख में डाला, खतरा मोल लिया, अब हमारी सिक्योरिटी वापस होगी, कल को मर जाएंगे तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे भाई, जब आपने दूसरों के बेटे मरवाए तभी मौत का डर नहीं लगा आपको? जब आपकी तरफ सिक्योरिटी वापस ली गई है तो आपको डर लगने लग गया।
अजीब सिस्टम है अंडरवर्ल्ड में, पुलिस के सिस्टम में। और पुलिस वाले भी जब तक उनको लगता है कि इन आदमियों की वैल्यू है, इनकी इंफॉर्मेशन हमें काम आ रही है, तो उनका साथ देते हैं। लेकिन एक समय के बाद उनको छोड़ दिया जाता। हाँ, कुछ ऐसे खबरी जो एक ही सेटअप के साथ जुड़े रहते थे, वो बहुत लंबे समय तक चलते थे और उनका असली नाम वाम काम धंधा किसी को पता नहीं चलता। किसी के लिए वो सलीम था, किसी दूसरों के लिए वो मनीम था, तीसरों के लिए नदीम था, इसके नाम बदली होते रहते थे। ऐसा ही बहुत से इनकाउंटर स्पेशलिस्टों ने खास बंदे रखे हुए। तो ये दोनों भाइयों ने मीडिया को बताया कि हमारी जान खतरे में। आपको थोड़े, उनको जब पूछा गया कि आपने कुछ लोगों के नाम बता सकते हो, आपने किस किस को मरवाया, क्या किया, तो उन्होंने नाम लिए। ये भी बहुत अजीब बात थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने छोटा राजन गैंग के, ये 2006-07 की बात कर रहा हूँ मैं, छोटा राजन गैंग के रज़ाक कश्मीरी को मरवाया, हरी कदम को मरवाया, जो राजन को छोड़ के शायद सुरेश मानसेकर के साथ मिल गया था, जो मानसेकर को छोड़ के छोटा राजन के साथ आया था, वो उसका भी काम करवाया है इन्होंने। उसके बाद गणेश सालवी, छोटा राजन का खास शूटर। उसके बाद पप्पू पठान, ये भी छोटा राजन का शूटर। और दो और लोगों के नाम बताए थे, 2-3 लोगों के। उसके बाद असगर नायक गैंग का शशिकांत सागवेकर। अब ये सागवेकर का जिक्र 2 दिन पहले हमारे एक लिसनर ने जिक्र किया था कि आप शशिकांत सागवेकर के ऊपर एपिसोड बनाइए। मैंने बहुत ढूंढा उसका मसाला, कहीं नेट पे इधर उधर, अपने दोस्तों से बात की, सोर्सेस से बात की, लेकिन कहीं उसका जिक्र नहीं निकला, सिवाय इन दोनों लोगों के बयान से। इन्होंने अपने बयान में कहा, और यह अश्विन नायक का शूटर था। मैं निकालूंगा डिटेल 2-4 दिन में, और शशिकांत सागवेकर के ऊपर भी एक एपिसोड बनाएंगे। इसको भी ये भाइयों ने कहा कि हमने मरवाया। उसके बाद इनका ये भी कहना है कि जो मुंबई में डिफरेंट समय पे लोकल ट्रेन और लोकल बसेज में और टूरिस्ट प्लेसेस पे जो ब्लास्ट होते रहे, जिनमें सिमी का हाथ बताया जाता था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, एक ज़माने में बड़ा ज़ोर शोर से उठी थी, लेकिन बाद में बैठ गई। उसमें अपने आप को तब्दील किया IM में। जब सिमी पे क्रैकडाउन हुआ तो उन्होंने अपना नाम बदल के इंडियन मुजाहिदीन रख लिया। और अल्टीमेटली इंडियन मुजाहिदीन के लोग भी जब पकड़े जाने लगे तो वो किसी न किसी तरीके से ISIS के साथ जुड़ गए। वो जो सीरिया से मूवमेंट चली थी, इराक से, सीरिया से, तो ये नाम बदलते रहते हैं, वर्कर वही रहते। तो इन दोनों भाइयों ने जिक्र किया कि हमने जो मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिया पे एक ब्लास्ट हुआ था, कबूतर खाना दादर में हुआ था, घाटकोपर में हुआ था, बहुत सारी जगहों पे लोकल बसेस में ब्लास्ट हुए। उसमें जो 2 मेन आदमी थे, सोहेब और मिनाज नाचन, इनको भी हमने पकड़वाया था, ये भी दावा करते हैं। लेकिन एक बात जो उनको बतानी चाहिए थी उन्होंने नहीं बताई कि किन एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को वो खबर देते थे, ताकि पता तो चले कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लोगों को कैसे मारते थे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों भाइयों से राब्ता साधने की, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक और सलीम, एक सलीम का किस्सा हमने पहले सुनाया, दूसरा सलीम का आज एक और सलीम है,
उसका किस्सा भी सुनाएंगे। उसका नाम था सलीम चूनावाला। वो विजय सलास्कर का खास उल खास था। बहुत साल पहले जब नागपाड़ा में पोस्टिंग थी विजय सलास्कर की, तो पुलिस स्टेशन के अंदर एक छोटी सी बैरक नुमा सिंगल स्टोरी स्ट्रक्चर था, चावल जैसा। उसके एक कमरे में विजय सलास्कर बैठा करते थे। फिएट गाड़ी हुआ करती थी और उसका चलाने वाला था। क्योंकि जब मैं वापस आना था वहाँ से, तो विजय सलास्कर ने अपनी गाड़ी भेजी थी कि परमार साहब को इनके ऑफिस छोड़ आओ। तो वो छोड़ने वाला आदमी कोई और नहीं था, वो सलीम चूनावाला था, जो एक फिएट गाड़ी में मुझे मेरे ऑफिस में छोड़ के गया था। तभी मुझे इतना पता नहीं था कि वो आदमी है कौन। ये बहुत पुरानी बात है। लेकिन उसके बाद पता चला कि सलीम चूनावाला तो सबसे करीबी आदमी अगर कोई विजय सलास्कर का था तो वो सलीम चूनावाला। जितने एनकाउंटर सलास्कर ने किए सब एनकाउंटर में इस्तेमाल हुई गाड़ियाँ, जिस गाड़ी में खुद सलास्कर बैठा करता था, वो गाड़ी सलीम चूनावाला ही चलाया करता था। और उस आदमी ने इतना पैसा कमाया आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुंबई के पास एक जगह है बोईसर, तारापुर, वहाँ पे सलीम चूनावाला की एक फैक्ट्री थी विट्रीफाइड टाइल्स की, जो हमारे घरों में टाइल लगती हैं, बाथरूम में, फ्लोरिंग में, दीवारों पे। ये टाइल बनाने की फैक्ट्री थी उस आदमी की बात। और लोगों ने ये भी अफवाह उड़ी थी कि बहुत सारा पैसा उसने खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन जब तक विजय सलास्कर जिंदा था तो ये आदमी उसके परछाई की तरह साथ रहता था। आज चूनावाला की भी डेथ हो गई है, उसके बच्चे आगे वो फैक्ट्री संभाल रहे हैं, शायद किसी को आगे चलाने को दी है, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बना के रखी है। इस किस्म के खबरी भी हैं जो लंबा समय तक एक ही स्पेशलिस्ट के साथ जुड़े रहे। उन्होंने कमाई भी की, क्योंकि जो ऑफिसर को इतनी बड़ी मदद वो लोग करते हैं, उसका वो उनको रोज़ाना भी देते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनको इस्टेब्लिश भी करते हैं, उनकी आने वाले समय के लिए उनका घर घर चलता रहे, किचन चलती रहे, तो उनको काम धंधा भी खोल के देते हैं। हर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का इस किस्म का एक खास आदमी हुआ करता। प्रदीप शर्मा का भी था, विजय सलास्कर का भी था, दया नायक का भी था, और अरविंद आंगरे का भी था। तो इनको इस किस्म के आदमी रखने पड़ते हैं जो इनके भरोसे के हों, क्योंकि अंदर की खबरें जो आती हैं थोड़ी बहुत कहीं इधर उधर से लीक हो जाए तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। इनकी अपनी जान को भी खतरा हो जाता है, और जिन लोगों को वो अंडरवर्ल्ड के लोग टारगेट करने वाले होते हैं उनके लिए भी खतरा और बढ़ जाता है। तो ये अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ, खबरियों की कहानियाँ, इन दोनों भाइयों ने मीडिया से अपील की कि आप पुलिस को कहिए कि हमने इतना बड़ा काम इनके लिए किया, 45 गैंगस्टर्स को ऊपर पहुंचाया हमारी वजह से, अब हमारी जान को खतरा है तो हमें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं सही है, इसका फैसला आप कीजिए। मेरी राय में पहली बात तो आपको कोई हक नहीं कि आप किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करो। हाँ, ये दूसरी बात है कि कोई आदमी चोरी चकारी कर रहा है, किसी से खंडनी मांग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसको आप बोलो आदमी वहाँ पे रहता है, पुलिस को नहीं मिल रहा, आपको पता चल गया तो आपने अरेस्ट करवा लो, लेकिन ताकि उसको कानून के तौर से सज़ा मिले। चोरी की सज़ा कितनी होगी, डाके की कितनी होगी, मर्डर की कितनी होगी, अटेम्प्ट टू मर्डर कितनी होगी, पैसा मांगने की जो सज़ा है वो भुगतने दो। लेकिन आपका ये कहना कि हमने
45 लोगों को ऊपर पहुंचा दिया, ये इंसानियत के नाते भी और कानून के नाते भी गलत बात है। ये नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप 45 लोगों को मरवा के आप सोचते आपको पुलिस की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ये भी अजीब बात है। आपको भुगतना चाहिए, आपने जो किया है वो उस सज़ा तो आपको एक ना एक दिन मिलनी है, नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं तो मिलेगी। लेकिन ये राइट बना लेना कि हमने क्योंकि इतने लोगों को मरवाया है, ये इसको अपना एक क्रेडिट गिन रहे हैं कि हमने इतना काम किया है। उसके पहले तो कभी बोले नहीं, जब सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई तो बोले। बाद में पता चला कि असल में न्यू बॉम्बे पुलिस ने भी इनकी सिक्योरिटी वापस ले ली थी, इसलिए उनको ये दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। सो दोस्तों, ये है अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ। आने वाले दिनों में इसी किस्म के किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।